आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर राजपूत जी, आदरणीय प्रकाशक महोदय, उपस्थित सुधी नागरिक जन, माता भगिनी, पुस्तक के बारे में बहुत विस्तृत परामर्श कश्यप जी ने आपके सामने रखा है और गांधी जी के विचारों के बारे में भी हमारे देश में शायद ही कोई थोड़ा सोचने वाला, पढ़ने वाला ऐसा होगा जो नहीं जानता। और यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने गांधी जी को देखा है। मैं तो उनके जाने के बाद जन्मा हूँ। और डॉक्टर राजपूत जी के भाषण में उसका भी एक सारांशात्मक ऐसा परामर्श आ गया। इसलिए मेरा लाभ ये है कि मैं दोनों के बारे में बोलूँ ही ऐसा नहीं है और न बोलूँ ऐसा भी नहीं। गांधी जी को समझने का यही समय, ये जब शीर्षक मुझे पता चला तो ये यही शब्द एकदम सामने आया, यही समय क्यों। तो उसके कई उत्तर हो सकते हैं, कुछ तो आपने सबके सामने रखे भी है। परिस्थिति ऐसी है कि गांधी जी याद आते हैं। सांप्रदायिक दूरियां, अनुशासनहीन वर्तन, चारित्रिक ह्रास, नीतियों का स्व से कोई संबंध नहीं। सभी नीतियों का नहीं कह रहा हूं मैं, और आज की नीतियों का नहीं। पत्रकार बंधु जरा ध्यान दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। कुल मिलाकर दुनिया में जो पर्यावरण से दूरी रखने वाली, सामान्य व्यक्ति का विचार न करने वाली एक प्रचलित पद्धति है, हमारे देश में उससे दूरी बनाकर एक नया रास्ता खोजने का प्रयास चल रहा है। बाहर नहीं है और इसलिए उसी का ज़्यादा मारा हमारे मन पर होता है, तो गांधी जी याद आते हैं। ये एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है कि हमारे देश में हम विदेशों के जोखड़ से मुक्त हो जाए और अपने भाग्य को स्वयं संवारे, ये प्रयास तो 1857 से चला होगा, लेकिन वो प्रयास जो समाज के कुछ लोगों तक मर्यादित था, इस कुछ में कभी बहुत बड़ा समूह आता है, कभी बहुत छोटा समूह आता है। उस कुछ के दायरे को बड़ा करते करते देश का सामान्य आदमी देश की स्वतंत्रता के लिए घर के बाहर आए, रास्ते पर आए, ये जो वातावरण बनाया है, उसके मूल में गांधी जी थे। और दूसरी बात है कि गांधी जी ने केवल स्वतंत्रता आंदोलन चलाया ऐसी बात नहीं है। देश के भाग्य परिवर्तन के लिए जो दिग्दर्शन चाहिए, वो दिग्दर्शन बहुत व्यापक रूप से उनके विचारों से हुआ है। इन्हें लगभग अपने सारे क्रियाकलापों का भारत में प्रारंभ ही उन्होंने हिंद स्वराज को लिखकर किया। और हिंद स्वराज आप देखते हो और मूल प्रति देखते हैं तो कहा तो ऐसा जाता था कि पहले अंग्रेजों को भगाओ, बाद में देखेंगे सारी बातें। लेकिन गांधी जी के हिंद स्वराज को पढ़ते तो ध्यान में आता है कि अंग्रेजों को भगाने के बाद क्या करना, इसके बारे में उनकी स्पष्ट कल्पनाएं थी। और उनकी जो कल्पनाएं थी वो जो वास्तविक भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष की मिट्टी में ही पला बढ़ा है और भारतवर्ष जितनी सारी समस्या झेलता है, वो सबकी मार वो सहन करता है। हम सब लोग सब समस्याओं का मार सहन नहीं करते।
वो करता है। और इसलिए क्या हमारी अवस्था है और क्या हमारी आकांक्षा है, इन दोनों का भान जिसको है शायद वो शब्दों में बोल नहीं सकता। उसके मन को भाने वाली, समझ में आने वाली कल्पना भारत की गांधी जी ने हम सबके सामने रखी है। और इसलिए आज भी गांधी को याद करते हैं तो सब लोग आदर और सम्मान पूर्वक ही याद करते हैं। और इसलिए गांधी जी को याद करने का यही समय है, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, ये समस्याएं गई नहीं है, हमको आगे जाना है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। लेकिन इससे हटकर एक तीसरी बात मेरे मन में आती है और वो ज्यादा प्रभावी है मेरे मन पर। अभी तक गांधी जी को हम याद तो करते ही थे, उनके विचारों को याद करते थे, उनके जीवन को पढ़ते थे, भाषण में भी कहते थे, लेकिन उनके रास्ते पर चलने के लिए जो योग्यता चाहिए वो संपूर्णतः नदारद थी। हम कैसे उनका नाम लेकर आगे बढ़े ऐसा लगता था, और यही भावनाएं व्यक्त भी हुई है। अभी ये बात सही है कि गांधी जी की कल्पना का भारत आज नहीं है, लेकिन 20 साल पहले यही कहता था मैं, गांधी जी की कल्पना का भारत आज नहीं है। भविष्य में कभी होगा कि नहीं पता नहीं, हमको तो बड़ा असंभव लगता है। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा था, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे। मैं सारे देश में घूमता हूं और आज जब देखता हूं तब मैं ये आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि गांधी जी के कल्पना के भारत का साकारीकरण होना प्रारंभ हो गया है। और जिस नई पीढ़ी की आप चिंता कर रहे हैं वह नई पीढ़ी उसको पूर्णतः साकार करने वाली पीढ़ी रहेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि आखिर गांधी जी को याद कर रहे हैं, नहीं क्या याद करना। तो गांधी जी के विचार है और गांधी जी की प्रत्यक्ष कृतियां हैं, लेकिन महामानव हो, महापुरुष हो, अवतार हो, नेता हो, कोई भी हो, उनको जो बोलना और करना होता है वो उस समय के देशकाल परिस्थिति के संदर्भ में करना होता है। उसको अक्षरशः अगर हम लें और वैसा करने जाएं तो शायद वो प्रासंगिक नहीं रहेगा। कुछ वर्षों पूर्व शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 3 शताब्दी हम लोगों ने मनाई, तो महाराष्ट्र प्रांत के लोगों ने एक कार्यक्रम लिया कि भाई शिवाजी महाराज का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। तो शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाना है यानी शिवाजी महाराज जैसा बनना, यही संदेश था। तो एक कार्यकर्ता ने सोचा वैसा बनकर ही हम पहुंचाएंगे संदेश। तो बनकर यानी क्या, तो उन्होंने वैसा ही ड्रेस पहना, दाढ़ी भी बढ़ा ली उसके लिए, वही टोपी, तलवार वगैरह लेकर घोड़े पर बैठकर, उसके पास एक तहसील थी, तहसील के सभी गांवों में 7 दिन में जाकर वो आया। आने के बाद घर में भार जब घोड़े पर प्रवास किया पहाड़ी ब्लॉक, उसमें तो उत्सुकता से गांव वाले भी आए थे। तो आके खड़ा हो गया, पंचारती लेके पत्नी खड़ी है घर के दरवाजे में और ये आ ही नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा उतरिए, आइए ना। तो उसने कहा उतारिए फिर मैं आता हूँ। क्योंकि तो घोड़े पर बैठने की भी आदत नहीं, 7 दिन घोड़े पर घूमा तो अपने से उतर नहीं सका, 4 लोगों ने उसको उठाया, ऐसे रखा। तो गांधी जी को याद करना यानी गांधी जी ने क्या किया, क्या बोला, वो भी प्रासंगिक रहता ही है, उससे भी बहुत मार्गदर्शन मिलता है। वो सर्वथा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको ये देख के लेना पड़ता है देशकाल परिस्थिति। और गांधी जी ने जो किया और बोला उसके बारे में उनके समय में भी अनेक लोगों के अनेक मत थे। अब उसमें भी हम जाएंगे तो भ्रम में ही पड़ेंगे, और कृति और विचारों पर जाएंगे
उसकी समीक्षा करना है तो उसमें जाना पड़ता है, इसलिए हम भ्रमित होते हैं। इन सबका मूल है गांधी जी क्या थे। क्योंकि उस समय की उनको मिली हुई परिस्थिति, उनको मिला हुआ समाज, उनको मिला हुआ टास्क भाग्य से, उसमें उन्होंने जो सोचा, किन बातों के आधार पर सोचा, वो बातें हम में है कि नहीं। आज की परिस्थिति में से हमको मार्ग निकालना है तो हम वो कार्बन कॉपी तो नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। गांधी जी होते तो गांधी जी भी रोक देते हमको कार्बन कॉपी करने से। लेकिन गांधी जी ने जिस गुण संपदा के आधार पर सारी बातों को देखा, जिस दृष्टि के आधार पर सारा विचार किया, वो वास्तव में समझने की और अपने सारे मन वचन कर्म में रचाने पचाने की बात है। इस रूप से गांधी जी का जब विचार करते हैं तो मुझे तो लगता है कि आज के इस उदीयमान युग में भौतिकता में जो दुनिया और भ्रमित होकर गोते खा रही थी, उसके और भौतिक जीवन में क्या उसने करना चाहिए ताकि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर वो एक प्रगत दुनिया बन सकती है, इसके बारे में भारत क्या कहेगा, भारत की दृष्टि क्या कहेगी, भारत का आदमी कैसा होगा, इसका एक साकार स्वरूप महात्मा जी थे। इसलिए वो महात्मा जी थे, वो स्वयं भारत की आवाज थे उस युग में। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि भौतिक क्षेत्र में आध्यात्मिकता के आधार पर व्यवहार के प्रयोग गांधी जी कर रहे हैं। तब गांधी जी भारत में शायद आए नहीं थे, लेकिन उनके प्रयोग तो प्रसिद्ध हो रहे थे। तो भारतीय दृष्टि के आधार पर इस सारी परिस्थिति को कैसा सोचना, वो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो स्वयं उस भारतीय दृष्टि के शुद्ध आविष्कार तपस्या पूर्वक बने थे, जन्मता नहीं। ये जन्मता कुछ बीज तो होंगे ही, लेकिन बचपन से उनके जीवन के जो प्रसंग है उसमें एक एक बात का, एक एक तत्व का उन्होंने और एकदम एक सिरे पर जाकर प्रयोग किया है। सत्य को जानना है तो सिरे पर जाना पड़ता है, सत्यनिष्ठा इतनी प्रबल चाहिए कि ऐसा अगर एक्सट्रीम में जाकर किसी तत्व की उपासना करते हैं तो मेरा क्या होगा, मेरे आसपास क्या होगा, इसकी चिंता छोड़कर निर्भय होकर जाना पड़ता है। जो निर्भय है उसी को सत्य मिलता है। गांधी जी की सत्यनिष्ठा अविवाद्य है। गांधी जी का कितना भी बड़ा विरोधक हो वो उंगली उठा नहीं सकता इस पर। गांधी जी ने जो कहा उसको आजमाया और जो उनको पटा वो किया। फिर उन्होंने सफलता असफलता, नामी बदनामी, किसी बात की परवाह नहीं की, किसी बात की परवाह नहीं। एकादा प्रयोग गलत हो गया तो उसमें गलती तत्व की नहीं, मैंने कुछ गलती की होगी इसलिए फिर से करके देखूंगा, इस प्रकार की उनकी निष्ठा थी। वो सत्यनिष्ठा मन में लेकर क्या हम चल सकते हैं जीवन में? हमको वो करने की आवश्यकता है, और ऐसा हम कर सके इसलिए हमको वैसा ही निर्भय भी बनना पड़ेगा। अब भारत के भाग्य में परिवर्तन आना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो हमको लोकप्रियता का भी डर छोड़ना पड़ेगा। हमको समर्पण कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात, यहाँ तक करना पड़ेगा।
उस सत्य के अनुसंधान के अनुशासन में अपने जीवन को एक कठोर अनुशासन में बांध के चलाना पड़ेगा, जैसा गांधी जी ने चलाया। क्या हमारी तैयारी है? याद करने का कारण ये है, उस पथ पर हमको आगे बढ़ना है, हमारी तैयारी क्या है? और ये सत्यनिष्ठा और ये जो गांधी जी की निर्भयता थी, वो असंवेदनशील बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी के मन में सबके प्रति एक आत्मीयता की संवेदना और पीड़ितों के प्रति अपार करुणा की भावना थी। गांधी जी की सेवा, गांधी जी ने तरह तरह के सेवा के जो कार्यक्रम किए, वो प्रोग्राम नहीं थे, वो उनकी साधना थी, वो उनका जीवन था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे। जो पूरा भजन है उसको अपने जीवन में पूर्णता से जीने का उनका सतत प्रयास रहा और सफल प्रयास रहा। इसलिए तो आईसीएस बनकर आए, बड़े घर के उत्तमोत्तम कपड़े पहनने वाले ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर, खादी पहनाकर वो उनको स्वराज्य की लड़ाई की पहली पंक्ति में खड़ा कर सके। ये कोई तर्क से कन्विक्शन होता है तब नहीं होता है, इसको अपने हृदय के प्रकाश से दूसरों के हृदयों को प्रकाशित करना पड़ता है। जिसके हृदय में प्रकाश है और जिसके हृदय में आत्मीयता है, वही ये कर सकता है। गांधी जी की यह संवेदना थी पूरे देश के बारे में। अफ्रीका में उन्होंने वहां के काले लोगों की पीड़ा देखी, वहां के भारतीयों की पीड़ा देखी। अच्छे खासे बैरिस्टर बनकर आए थे, पैसा कमाते, ऐसा नहीं किया उन्होंने, जीवन लगा दिया उसमें और सहधर्मचारिणी को भी तैयार किया उसके लिए। भारत में वापस आने के बाद अगर ये कोई लोकप्रियता का स्टंट रहता तो गोखले जी का कहना बिल्कुल नहीं मानते, वो तुरंत कूद पड़ते। आवश्यकता तो थी ही यहां पे। तिलक जी को आभास हो चुका था कि अपने बात ही नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्तित्व होगा, लेकिन उनको ध्यान में आया कि हमको भारत का भाग्य, तो हमको भारत बनना पड़ेगा, उसलिए भारत समझना पड़ेगा। 1 साल घूमे वो, ट्रेन की यात्रा करके, पैदल चल के। भारत के सामान्य जनों की आशा आकांक्षाओं से, उनकी पीड़ाओं से एक रूप होकर उस सूत्र को न छोड़ते हुए उन्होंने सारा विचार किया। और उस विचार की दृष्टि का मूल शुद्ध भारतीय था। इसलिए उनको अपने हिंदू होने की कभी लज्जा नहीं हुई। उन्होंने कहा, कई बार कहा कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं, और यह भी कहा कि कट्टर सनातनी हिंदू हूं इसलिए पूजा के भेद मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सभी धर्मों में सत्य का अंश है, और इसलिए अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों को श्रद्धाओं का सम्मान करो और मिलजुल कर रहो। क्योंकि आखिर सभी धर्मों का अंतिमतः संदेश तो वही है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। सत्य तप संतोष शौच स्वाध्याय देखेंगे आप, अध्ययन करके आपको मिल जाएगा। सामान्य मनुष्य के लिए धर्माचरण का यही उपदेश प्रत्येक ने बताया है। बाकी उस पर जो नक्शी काम और तरह तरह के कांटे और फूल हमने खिलाए हैं, वो हमारी अपनी निर्मित है, वो भगवान की नहीं है, वो हमारी अपनी निर्मित है। फिर कहीं पर उसमें से भेद निपजा, कहीं पर उसमें से कट्टरता निपजी, कहीं पर कुछ अच्छी बातें भी हुई, लेकिन आखिर वो किया कराया मानवों का है। ये जो सारे आध्यात्मिक संप्रदाय है वो एक ही बात बताते हैं। ये मान्यता भी उनकी अपने भारत की दृष्टि से थी। वो आपाद मस्तक नख शिकांत शरीर मन बुद्धि आत्मा से, जैसा मैंने कहा,
वो भारत का ही नूतन समय में एक आविष्कार थे। और इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा विकास की दृष्टि के बारे में, जो कुछ कहा वो अपनी दृष्टि है, वो अपनी दृष्टि है। शुरू के दिनों में तकनीकी का बहुत प्रखर विरोध उन्होंने किया, बाद में उसको पतला भी किया उन्होंने, समय की चाल को देखकर कुछ बातें और उन्होंने मान्य की। परंतु आखिर तक उनका ये कहना रहा कि भाई जो कुछ विकास हम करेंगे वो मनुष्य केंद्रित होना चाहिए। और मनुष्य कौन? जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति। जो भी मैं करता हूं वो उसके लिए उपकारक होगा कि नहीं, यही एक कसौटी है। मैं करता हूं वो ठीक है कि नहीं, इसको नापने की। और इन बातों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन भर अत्यंत प्रामाणिकता से प्रयास किए। जैसा मैंने कहा, लोकप्रियता वगैरह की परवाह बिल्कुल नहीं की, सफलता असफलता को भी नहीं माना। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे वेदांत के बारे में कि हमारी श्रद्धा है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। वो कहते हैं कि ये अगर सत्य है तो इस दुनिया में फंसने में क्या फायदा है, और ये अगर मिथ्या है, ये गलत है, ब्रह्म सत्य नहीं है, ये दिखने वाली नाना प्रकार की दुनिया ही सत्य है, तो फिर इस दुनिया में पड़े रहने में क्या पड़ा है, क्योंकि इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, इसकी अनिश्चितता है, तो इस दुनिया में क्या राम है। अगर यही सत्य है तो बेकार है ये दुनिया, और अगर वो सत्य है तो भी ये बेकार है दुनिया। गांधी जी भी ऐसे ही कहते थे कि ये सत्य अहिंसा, इसके आधार पर धर्माचरण, इसके आधार पर विकास की सभी बातों का विचार, सामान्य से सामान्य अंतिम व्यक्ति का हित, यही विकास की कसौटी। ये उनके अपने हृदयाकाश में स्वीकृत किए हुए, साक्षात किए हुए सत्य थे। उनके प्रयोग उन्होंने किए, और एकाधा प्रयोग इधर उधर गड़बड़ हो गया तो उन्होंने सोचा कि मेरे हृदय का सत्य गलत नहीं है, मेरा तरीका गलत हो गया। कई बार उन्होंने ऐसे प्रायश्चित्त भी किए उसकी। एकाधा आंदोलन भटक गया तो उन्होंने प्रायश्चित लिया है। अभी आंदोलन में कुछ गड़बड़ हो गई, कानून व्यवस्था का भंग हो गया, तो प्रायश्चित्त लेने वाला कोई है? प्रायश्चित्त तो कभी कुछ लाठीचार्ज होता है, गोलीबारी हो तो उसमें मरने वाले को करना पड़ता है, या जो पकड़े जाते हैं उनको कोर्ट में करना पड़ता है। जो कराने वाले हैं वो या तो जीतते हैं या तो हारते हैं, बस। ऐसे कैसे चलेगा भाई? भारत को बड़ा करना है, भारत का भाग्य संवारना है, तो उस पथ पर चलना पड़ेगा। और इसलिए सारे जीवन में गांधी जी के पहला जो पाठ हमको शुरू करना चाहिए अभी से, यहीं से, मुझे लगता है वो है प्रामाणिकता, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी नहीं है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ही सब कुछ है। एक संत पटना के पास कहीं रहते थे, काफ़ी आयु थी, बहुत अच्छी साधना थी, सुना तो ऐसे ही सहज देखने के लिए गया। तो हम 2-4 लोग थे, हमको देखते हुए उन्होंने कहा कि देखो, प्रामाणिकता के बिना सब व्यर्थ है। सत्ता बदलो, पार्टी बदलो, कोई लाभ नहीं, प्रामाणिकता चाहिए। और वास्तव में गांधी जी अपने तत्वों से अपने जीवन पर प्रामाणिक रहे। हम उस प्रामाणिकता को 100% अपने जीवन में लाने की साधना कर सकते हैं क्या? करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। (1920 या 22 की घटना है। गांधी जी को पकड़ा गया था, येरोड़ा जेल में रखा गया था। तो कांग्रेस ने तय किया उस समय कि गांधी जी को जिस दिन पकड़ा गया, प्रतिमास उस दिन
एकत्र आकर गांधी जी के विचारों का, जीवन का स्मरण करेंगे। तो पहला ऐसा स्मरण का दिन जो था नागपुर में, शायद मार्च की तारीख थी 22। अब उनको दूसरे कोई मिले नहीं, तो जिनको तिलक महाराज के पक्ष का गरम दल का नेता कार्यकर्ता माना जाता था, डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने बुलाया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब ने जो भाषण किया उसमें उन्होंने बात कही कि केवल गांधी जी का स्मरण करके क्या होगा, गांधी जी के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन में सत्य का जैसा पक्का अनुसंधान उन्होंने रखा है और कठोरता पूर्वक उसके अनुसार अपने जीवन को ढाला है, और ऐसा ढालते समय जो जो त्याग करना पड़ा उन्होंने एक क्षण में कर दिया, और अत्यंत प्रामाणिकता पूर्वक स्वयं चल रहे और अपने साथ लोगों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन की इस पवित्रता को, सत्यनिष्ठा को जब तक हम अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल उनका स्मरण करके क्या होगा। ये उनका भाषण था। हमको ये करना पड़ेगा। सनातन भारतीय दृष्टि के आधार पर देश की सोच एक बात है, गांधी जी की वही दृष्टि थी, शब्द अलग होंगे उनके, लेकिन इन बातों को देखेंगे तो कई बार अपने देश को, अपने देश की दृष्टि से देखने वाले जितने विचारवान लोग उस समय के थे, उन सबके कहने में समानता दिखती है। और वो समानता इसलिए नहीं दिखती कि वो मिले थे, वो समानता इसलिए दिखती है कि उन्होंने भारतीय धरातल से विचार किया, भारतीय धरातल से बातों को देखा। हमको उस भारत को भी जानना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि एक बात और हो गई, शिक्षा की इतनी चर्चा इस पुस्तक में है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि उस शिक्षा के जरिए हमारा दिमाग ही बिगाड़ दिया गया। आज तो कुछ स्थिति पलट रही है, अच्छी स्थिति हो रही है, लेकिन एक समय था जब जो जो हमारा है वो गलत ही है ऐसा मानकर ही सब सोचने वाले चलते थे। विदर्भ में एक नायडेप काका हो गए, नारायण देवराव पांडरी पांडे उनके नाम के, अंग्रेजी अध्यक्षर लेकर नायडेप, उन्होंने एक जैविक खाद बनाया, उसका नाम भी नायडेप खाद ऐसा रख दिया। हर किसान अपने घर में कर सकता है, बड़े पैमाने पर कारखाने वाले, सरकारें उसको कर सकती है, और फर्टिलाइज़र का सारा खर्चा बच सकता है, उससे काम हो सकता है। उन्होंने प्रयोग किए, डॉक्यूमेंटेशन किया, वो अप्रूव हुआ, सारे रिजल्ट्स ठीक निकले। ऐसा सब होने के बाद उस स्कीम को लेकर वो यहाँ पर आए थे। ये 50 साल पहले की घटना होगी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं वहाँ गया तो खाते के सेक्रेटरी को मिला, उसने देखा, अच्छा गोबर, फाइल रख दी। 10 मिनट बात हुई, मंत्री जी के द्वारा मैं आया था इसलिए चाय मिली, और फिर मेरी छुट्टी हुई। वो फाइल कहाँ है और मेरी स्कीम का क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ अपना लेके जाते हैं तो प्रवृत्ति है कि उसको वेस्ट पेपर बास्केट में ही डालना सीधा, ऐसा दिमाग बन गया है। इसलिए भारत को मानना भी पड़ेगा, और भारत की सत्य स्थिति जाननी पड़ेगी, भूतकाल की और वर्तमान काल की भी। शिक्षा में सत्य बताया जाना चाहिए। शिक्षा में ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये मेरे पक्ष का है कि विपक्ष का है, लेकिन होता है और विवाद भी होते हैं। फिर एक पक्ष कहता है ये सत्य है, दूसरा पक्ष कहता है ये सत्य तो एक ही है ना, और सत्य संशोधन के साधन है, उससे निकालो, जो कुछ है वो रखो, बाकी हटाओ। आखिर सत्य का सामना किए बिना हम अपने आप को सुधार कैसे सकेंगे। हमारे समाज में 1000 साल तक भेदभाव हुआ, एक सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। हम अगर नेगेशनिज्म पर जाएंगे तो वो बीमारी कभी दूर नहीं होगी।
उसको अपनी अपनी सुविधा से तोड़ना मरोड़ना दिखाना। अब ये अगर पाठ्यक्रम में है तो वो शिक्षा कैसे होगी? वो सत्यपूर्वक शिक्षा होगी क्या? सत्यपरक शिक्षा होगी क्या? और इसलिए ऐसी बहुत सी बातें करने के लिए जो प्रामाणिकता चाहिए, जो निर्भयता चाहिए, जो सत्यनिष्ठा चाहिए, और उसके लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए, सबके प्रति अपनेपन का भाव उसमें से आता है। कोई विकार नहीं है मन में, वो आदमी सबका भला सोच सकता है। जिसके मन में भय है, जिसके मन में स्वार्थ है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, काम है, वो तो आदमी अपने स्वार्थ का विचार करेगा। वो आदमी दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मान के सोचेगा। तो सद्भावना की सोच कैसे पैदा होगी? अगर हम एक दूसरे से डरने लगे तो कैसे होगा भाई? एक दूसरे के प्रति शंकित है तो कैसे होगा भाई? और ऐसी स्थिति है, इसलिए उसका लाभ लेकर उन शंकाओं को बढ़ाने वाले, उस डर को पैदा करने वाले लोग भी हैं। उनके कब्जे में हम जाते हैं तब हमारे झगड़े होते हैं। विश्वास का वातावरण चाहिए, उसके लिए पवित्र अंतःकरण चाहिए। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं पाना है, सब मेरे अपने हैं, ये दृष्टि चाहिए। और साधनों की भी शुचिता चाहिए। महात्मा जी का बड़ा आग्रह इस पर था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हम कर रहे थे, उसमें बहुत सारे प्रकार हो रहे थे, और बहुत बड़ा वर्ग आज भी मानता है, तब भी मानता था कि शत्रु के खिलाफ है, लड़ाई चलता है। और उसको थोड़ा कंसेशन दिया भी जा सकता है कि उस समय ऐसा विचार किया, लेकिन उस समय जो विचार किया, वो विचार करने की जो आदत बनी, वो स्वतंत्रता के बाद अपना ही शासन है, अपने ही लोग हैं, पार्टी कोई भी हो, लोग तो भारत के हैं ना। तो कैसा रहना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिए संविधान सभा में, संविधान देते समय पार्लियामेंट में, उसमें निर्देश है। गांधी जी ने ये पहले देखा था कि भारत स्वतंत्र होगा, उसके बाद समाज कैसे चलेगा, किस आदत में चलेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। नहीं तो कोई कानून चल ही नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पहले से साधन शुचिता का आग्रह रखा। तब हमने उसको देखा नहीं देखा बात अलग है, हो गई गई सो गई। अब तो हम सुधार सकते हैं। ऐसी कई बातें करने की आवश्यकता है। आज भी गांधी जी भारत के भाग्य पथ पर दीपस्तंभ बनकर खड़े। उनका प्रकाश अविरत है। हम अपने मन के अंधेरे को बीच में न लाए तो अबाधित है। उस पर चलने का साहस जुटाकर उसी ढंग से चलना। इसलिए गांधी जी क्या थे उसको समझना। और जैसा मैंने कहा कि आज मैं घूमता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि परिस्थिति निराशा की नहीं है। अभी हुआ नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है और विपरीत दृश्य भी है। लेकिन अब ऐसे होता है ना, जो टाइट्रेशन चलता है केमिस्ट्री में, तो एक विशिष्ट प्रोपोर्शन होते तक रंग नहीं बदलता, थोड़ा बदलता है, फिर पहले जैसा हो जाता है। निराश भी हो सकता है कि कब होगा नहीं होगा, ऐसे लग सकता है। फिर नहीं भाई, पर्याप्त प्रमाण होने दो एक बार, सारा रंग सदा के लिए बदल जाएगा। और पर्याप्त प्रमाण होने के लिए बूंद बूंद डालने का प्रयास सर्वत्र हो रहा है, सबके द्वारा हो रहा है, बहुत से लोगों के द्वारा हो रहा है, खासकर नई पीढ़ी के द्वारा समझकर हो रहा है। ये मैं देखता हूं तो मुझे एक विश्वास मन में पैदा होता है कि आज नहीं तो 20 साल के बाद, लेकिन खड़े होकर हम 2 अक्टूबर को गांधी जी को ये कह सकेंगे कि बापू आप चले गए थे, अब आप इस देश में वापस आकर शांति के साथ अपने आश्रम चलाते हुए रह सकते हैं। ऐसा देश हमने खड़ा किया। डॉक्टर राजपूत की इस पुस्तक को पढ़ के अपने हृदय में ये संकल्प जगे, उस संकल्प के अनुसार तत्क्षण हमारी कृति प्रारंभ हो, तो 20 साल के बाद ये बात होके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
हम सब लोग मिलकर उस विश्वास को सफल करें, एक नम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त।